दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम इससे पहले भी कई सारी वीडियोस डाल चुके हैं एंड उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के चैप्टर नंबर 99 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है और इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 100 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो सभी जल्दी से हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने काइजू नंबर 8 के मांगा की सारी वीडियोस को लाइन वाइज डाला हुआ है। हालांकि अगर आपने पुरानी वाली सारी वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप आज की वीडियो को बड़े आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जैसी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसी आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी कमेंट भी जरूर करें। आप कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर ऐसे कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। और हाँ, आप सभी लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। एंड जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें भी आगे की वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 पूरे टोक्यो शहर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े काइजूस को छोड़ देता है एंड ये सारे काइजूस नंबर्ड काइजूस जितने पावरफुल होते हैं इसीलिए ये सभी शहर में आते ही तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 सीधा एक पोर्टल के जरिए मीनाशिरो के पास जाता है एंड उसे पकड़कर अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। और अब क्योंकि डिफेंस फोर्स के सारे पावरफुल मेंबर्स इन सारे बड़े बड़े डाइकाइजू से फंसे होते हैं, इसीलिए वो सब चाहकर भी मीना को बचाने नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ बैटलफील्ड पर काफका अपना पूरा दम लगाता है और वो अपने सामने आने वाले सारे डाइकाइजू को मारने लगता है। और अब क्योंकि यहाँ के सारे डाइकाइजू डिफेंस फोर्स के बाकी ट्रूप मेंबर्स को मार रहे थे, इसीलिए काफका ये देखकर सोचता है कि उसके लिए अपने साथी ट्रूप मेंबर्स की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए काफका इस टाइम पर दुविधा में फंस जाता है कि अगर वो यहाँ पर इन सारे काइजू से फाइट करेगा तो वो मीना को कैसे बचाएगा। लेकिन इसी टाइम पर काफका ये देखता है कि उसके आसपास जितने भी सारे डाइकाइजू होते हैं वो सभी अचानक से बर्फ से जमने लगते हैं। और फिर अगले पल काफका को ये पता लगता है कि उन सारे काइजूस का जमाने वाला और कोई नहीं बल्कि रेनोचिकावा है, जो कि सीधा वहाँ काफका के पीछे आता है और वो काफका को हेलो बोलता है। अब आगे तो चैप्टर नंबर 100 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि रेनोचिकावा काफका की मदद करने के लिए बैटल ग्राउंड पर आ जाता है और वो काफका के पास आता ही काफका से कहता है, हेलो काफका सर, कैसे हैं आप? कहीं मुझे आने में देरी तो नहीं हुई? लेकिन यहाँ पर काफका जैसी रेनो को देखता है वैसी वो रेनो को देखकर काफी खुश होता है। लेकिन फिर अगले पल ही रेनो काफका से कहता है, काफका सर आप यहाँ से जल्दी जाइए और सीधा जाकर कमांडर मीना को बचाइए, और रही बात इन सारे डाइकाइजू की तो इन सबको मैं देख लूंगा। रेनो की इस बात को सुनकर काफका काफी खुश होता है। लेकिन अगले पल ही काफका देखता है कि रेनो जहाँ पर खड़ा है उसके पीछे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डाइकाइजू आ गया है और इसीलिए उसे देखकर काफका चिल्लाते हुए कहता है, रेनो पीछे देखो। और फिर काफका की बात सुनते ही रेनो अपनी आंखों से पीछे देखता है और फिर वो अपने हाथों को बड़ी तेजी से हिलाते हुए अपने सूट में लगे कई सारे वेपन्स को उस काइजू पर फेंकता है। और इसी दौरान वो काइजू से कहता है, तुम्हारी यहाँ से हिलने की हिम्मत भी कैसे हुई? और फिर रेनो को ऐसा बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि रेनो अपने सामने वाले मॉन्स्टर को जमा देता है। ये देखकर काफका बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि रेनो की ये पावर सच में बहुत कमाल की थी और काफका ने आज से पहले रेनो को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। एंड इसीलिए देखकर काफका अपने मन में कहता है, क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की है। रेनो ने एक बड़े से डाइकाइजू को सिर्फ एक ही पल में रोक दिया और अब ये मॉन्स्टर हिल तक नहीं सकता है। सच में काइजू नंबर 6 की पावर्स तो कमाल की है। लेकिन फिर इसके बाद ही काफका थोड़ा सा इमोशनल होता है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो रेनो से कहता है, रेनो मेरे दोस्त तुम आ गए मेरे भाई। लेकिन इसके बाद ही हम रेनो को देखते हैं जो कि धीरे से पीछे मुड़ता है एंड फिर वो काफका से कहता है, काफका सर मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी आए हैं। अब इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा चोफू डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, यानी कि वही एरिया जहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो की फाइट हुई थी। यहाँ पर हम एक ट्रूप मेंबर को फाइट करते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है अकीरा मिनासे। और यहाँ पर अकीरा के सामने एक बड़ा सा डाइकाइजू होता है और वो बिना रुके उस पर फायरिंग कर रही होती है। लेकिन अकीरा ये देखती है कि उसके सारे फायरिंग से उस डाइकाइजू को कुछ भी नहीं हो रहा है और इसीलिए ये देखकर अकीरा काफी होपलेस हो जाती है। लेकिन फिर अगले पल उसके सामने जो डाइकाइजू होता है वो अपनी आंखों के अंदर बीम को तैयार करता है एंड वो सीधा अकीरा पर फायरिंग करने वाला होता है। लेकिन उस डाइकाइजू का अटैक करने से पहले हम ये देखते हैं कि अकीरा मिनासे के पास कोई और ट्रूप मेंबर आता है और वो अकीरा के कंधे पर हाथ रखता है और वो यहाँ पर अकीरा से कहता है, घबराओ मत अकीरा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन इसके अगले पल वो मॉन्स्टर फायर कर देता है एंड वो जैसे अपनी बीम से फायरिंग करता है वैसे हम ये देखते हैं कि जिस जगह पर अकीरा मिनासे खड़ी होती है वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और पूरी जगह पर धुआं फैल जाता है। लेकिन इसके अगले पल अकीरा फील करती है कि वो बिल्कुल सही सलामत है एंड इसके लिए वो जैसी अपनी आंखें खोलती है वैसी वो नोटिस करती है कि वो उस काइजू से काफी दूर आ चुकी है एंड उसके बगल में एक दूसरा ट्रूप मेंबर खड़ा है जो कि उसे यहाँ पर लाया है। और फिर जैसे अकीरा अपने बगल वाले ट्रूप मेंबर को देखती है वैसे उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि इहारू है। और इहारू यहाँ पर बोलता है, मैं हूँ इहारू फुरुहाशी, 3rd यूनिट का ट्रूप मेंबर जो कि अब यहाँ चोफू डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। और इसीलिए यहाँ पर अकीरा इहारू को देखकर बहुत खुश होती है एंड वो उसे देखकर कहती है, इहारू तुम आ गए। अब इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा उसी एरिया को देखते हैं जहाँ पर कीकोरू होती है। यहाँ पर कीकोरू भी अपने सामने के सारे डाइकाइजू से फाइट कर रही होती है, लेकिन कीकोरू के सामने बहुत सारे डाइकाइजू होते हैं और इसीलिए उन सबको देखकर कीकोरू कहती है, अरे यार ये सब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और आखिर ये इतने सारे काइजू आ कहां से रहे हैं। ये बोलने के बाद भी कीकोरू अपने सामने के काइजूस पर फायरिंग करना स्टार्ट करती है, लेकिन कीकोरू की फायरिंग से उन सारे काइजूस को कुछ भी खास असर नहीं होता है। पर इसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि कीकोरू के सामने जितने भी काइजूस होते हैं उन सब के ऊपर
बहुत ही बड़े बड़े बम के धमाके होते हैं एंड इन सारे धमाकों से उन सारे काइजूस को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ये हमला देखकर कीकोरू काफी चौंक जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिर ये हमला उन काइजूस पर किसने किया है। लेकिन फिर इसके अगले पल कीकोरू को उसके वायरलेस पर किसी की आवाज आती है, जो आवाज कहती है, ओह मैन, हमारी ट्रेनिंग के बाद हमें सीधा एक मेगा मॉन्स्टर से लड़ने का मौका मिला है, सही में अब तो मजा आने वाला है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि हारुइची की होती है, जो कि इस टाइम पर आओई के साथ एक हेलीकॉप्टर में होता है और उसने सारी फायरिंग इस टाइम पर हेलीकॉप्टर से की होती है। एंड इस फायरिंग के बाद ही आओई कहता है, हारुइची और आओई रिपोर्टिंग, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। और इधर कीकोरू जैसे अपने दोनों दोस्तों को देखती है वैसे ही वो हारुइची और आओई को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि काफका भी इन तीनों को देखता है और वो खुशी से सबसे कहता है, दोस्तों तुम सब आ गए। लेकिन इसके बाद ही रेनो काफका से कहता है, काफका सर आप टाइम वेस्ट मत करिए एंड आप यहाँ से जल्दी से जाइए। पर ये सुनकर ही काफका रेनो से कहता है, रेनो लेकिन तुम सबको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। यहाँ पर काफका जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि रेनो काफका के सर पर कुछ फेंक के मारता है और फिर वो काफका से कहता है, काफका सर मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है और इसीलिए आपको भी अब मुझ पर भरोसा करना ही होगा। और वैसे भी काफका सर आपने हमेशा मुझे बचाया है और हमेशा आपने अकेले ही काइजू से लड़ने की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन आज मेरे रहते आपको इतनी सारी जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेनो अपनी बात कंटिन्यू रखता है एंड फिर वो काफका से कहता है, काफका सर इन सारे काइजूस को मैं संभाल लूंगा, इसीलिए आप यहाँ से जाइए और सीधा कमांडर मीना की हेल्प करिए। सर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी जाइए और उन्हें बचाइए। ये बात सुनकर काफका रेनो पर भरोसा करता है एंड वो अपनी मेमोरीज के अंदर कीकोरू को याद करता है, जिसने की एक टाइम पर उससे कहा था कि काफका को कीकोरू और रेनो दोनों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि रेनो भी एक सोल्जर है और इसीलिए वो भी लड़ाई लड़ना जानता है। इन बातों को याद करके काफका रेनो पर भरोसा करता है एंड वो खुद से कहता है, लगता है रेनो बिल्कुल सही कह रहा है और इसीलिए मुझे रेनो पर भरोसा करना चाहिए और ये सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी मैं इन सारे काइजूस से अकेला लड़ने की गलती दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला इन सबको रोकने के लिए काफी नहीं हूँ और इसीलिए मुझे रेनो पर भरोसा करना ही होगा। और फिर इसके बाद ही काफका रेनो की तरफ देखता है, जो कि इस टाइम पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है एंड वो काइजूस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा होता है। और फिर इसीलिए काफका वहाँ से चलना शुरू करता है और चलते हुए वो रेनो से कहता है, तो ठीक है पार्टनर, अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हें ही संभालना है और मैं यहाँ से सीधा मीना को बचाने जा रहा हूँ। एंड काफका की इस बात को सुनकर रेनो भी उससे कहता है, काफका सर मैं भी तो आपसे तब से यही कह रहा था, तो चलिए काफका सर इन्हें दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काफका और रेनो दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं एंड अब वो दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। एंड फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काफका और रेनो दोनों तेजी से अपने सामने के सारे काइजूस को मारने लगते हैं। यहाँ पर फाइट के दौरान ही रेनो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे अपने इस पूरे एरिया के सारे काइजूस को मारना होगा और इन सबको मार के अपनी स्ट्रेंथ को साबित करना होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही काफका सर को भरोसा होगा कि यहाँ की सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है और फिर शायद उसके बाद ही काफका सर यहाँ से मेरी चिंता किए बिना जाएंगे। एंड फिर इसके लिए रेनो अपनी सूट की पावर्स को यूज करता है और अपने सूट में लगे सारे वेपन्स को एक ही बार में अनलीश कर देता है, जिसके बाद वो सारे वेपन्स उसके सामने के सारे काइजूस को जमा देते हैं। इधर कुरुसो ऑपरेशन रूम से सबको बताता है कि ट्रूप मेंबर काफका और ट्रूप मेंबर रेनो दोनों मिलकर उइजुमो एरिया के अंदर फाइट कर रहे हैं और उन दोनों ने मिलकर वहाँ पर काइजूस को बहुत ही अच्छे से संभाला हुआ है। इधर वायरलेस के जरिए इस बात को यारू भी सुनता है और इसीलिए यारू रेनो से कहता है, रेनो मेरे दोस्त खत्म कर दो सबको और उस बड़ो काफका को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद हम सीधा रेनो को देखते हैं, जो कि सही में फाइट में काफी अच्छा कर रहा होता है और वो बिना रुके अपने सामने के सारे डाइकाइजूस को मार रहा होता है और रेनो के अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि उसके सामने के सारे डाइकाइजूस के अटैक से बच भी नहीं पाते हैं। हालांकि यहीं पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर रेनो पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर रेनो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर रेनो जंप करके सीधा उसके पीछे आ जाता है एंड वो उसके शोल्डर्स पर अपने वेपन्स को लगा देता है, जिस वजह से वो वाला काइजू भी जम जाता है। लेकिन इसके बाद ही रेनो अपने फ्लैशबैक को याद करता है और अपने बचपन के टाइम को याद करते हुए रेनो खुद से कहता है, मैं जब छोटा था तो मैं यही सोचता था कि इस दुनिया में हीरोज जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे लगता था हीरो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई सब लोग काइजू के हमले में मारे गए थे और तब उन्हें बचाने के लिए कोई भी हीरो नहीं आया था। इसके बाद मेरा स्कूल भी जलकर खाक हो गया था, लेकिन मेरे स्कूल को बचाने के लिए भी कोई हीरो नहीं आया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मेरे मॉम डैड और मेरे भाई को याद करते हुए जब मेरी दादी रोया करती थी तब मेरी दादी के आंसू पोंछने के लिए भी कोई हीरो नहीं आया था और इसीलिए मैंने ही मान लिया था कि इस दुनिया में हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उस दिन जिस दिन उस काइजू ने मुझ पर हमला किया था तब वहाँ पर कोई था जिसने मेरी जान बचाई थी और उस दिन जिंदगी में पहली बार मैं एक हीरो से मिला था और वो हीरो आप थे काफका सर। मैं उस दिन से पहले तक किसी को भी हीरो नहीं मानता था, लेकिन जब उस दिन आपने मेरी जान बचाई तो उसी दिन से आप मेरे लिए हीरो बन गए और इसीलिए काफका सर मेरे मन में मेरा सपना बन गया कि मैं एक दिन आपके जैसा बनूं। लेकिन सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि उस दिन के बाद भी आपने मेरी मदद की और आपने बार हर एक बार मेरी मदद की और हमेशा मेरी जान बचाई। लेकिन काफका सर इस बार मेरी बारी है, इसीलिए आज मैं आपकी मदद करूंगा, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। और फिर रेनो को ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि काफका के पीछे जो डाइकाइजू होता है रेनो उसे जमा देता है और वो काफका की मदद करता है और फिर रेनो अपने मन में अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, काफका सर मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके रास्ते में आने वाली सारी मुसीबतों को साफ कर दूंगा। और फिर उसके ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि वो काफका के सामने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है ताकि वो काफका के लिए उसका रास्ता क्लियर कर सके। रेनो तब भी रुकता नहीं और वो अपने सामने के मॉन्स्टर्स को फ्रीज करता रहता है। ये देखकर कुरुसो भी काफी चौंक जाता है और वो रेनो की पावर्स देखकर कहता है, क्या बात है, कमाल है ये तो। मैंने आज तक बहुत से ट्रूप मेंबर्स देखे हैं लेकिन ऐसी पावर किसी भी ट्रूप मेंबर में नहीं देखी है। सच में काइजू नंबर 6 की पावर्स तो बहुत कमाल की है। शायद इसीलिए नंबर 6 को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स कहा जाता है और इस टाइम पर किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है रेनो चिकावा। इसके ठीक बाद हम रेनो को देखते हैं जिसके सामने एक
एक और डाइकाइजू खड़ा होता है और इसीलिए उसे मारने के लिए रेनो तैयार होता है और उस पर हमला करते हुए रेनो कहता है बस एक आखिरी मॉन्स्टर, और फिर ये बोलकर रेनो अटैक कर देता है। लेकिन रेनो के अटैक करने से पहले हम ये देखते हैं कि रेनो के ऊपर एक दूसरा डाइकाइजू आ जाता है। उसे देखकर कुरुसु चिल्लाते हुए रेनो से कहता है ट्रूप मेंबर रेनो चिकावा ऊपर देखो, और फिर तभी रेनो भी अपने ऊपर के मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रेनो को काफी देर हो जाती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर अपने हाथ से रेनो को कुचल देता है और एक ही बार में रेनो को जमीन में घुसेड़ देता है। ये देखकर कुरुसु बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ट्रूप मेंबर रेनो चिकावा, ओ गॉड, ये काइजू हवा में छुपा हुआ था और ये शायद से इसी मौके की तलाश कर रहा था। लेकिन इसके बाद ही कुरुसु नोटिस करता है कि उसे किसी के बोलने की आवाज आ रही है और वो बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि काफका होता है, जो कि रेनो से कहता है रेनो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और फिर जैसे काफका ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि जिस बड़े से डाइकाइजू ने रेनो को जमीन में घुसेड़ा था उसकी पूरी बॉडी जम जाती है एंड अगले पल जमकर उसकी बॉडी टूट भी जाती है। और फिर हम नीचे रेनो को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए काफका से कहता है काफका सर मैं समझ गया, आप जाइए, और हाँ काफका सर पीछे मुड़कर मत देखिएगा और यही मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि रेनो अपने सूट्स के ब्लेड्स को तैयार करता है और उसकी मदद से अपने सामने के डाइकाइजू को खत्म कर देता है। इधर काफका तेजी से वहां से निकल रहा होता है और वो जल्दी से जल्दी मीना के पास जा रहा होता है क्योंकि इस टाइम पर उसे काइजू नंबर 9 से मीना की जान बचानी होती है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु सबको बता देता है कि काइजू नंबर 8 इस टाइम पर ओइजुमी एरिया से बाहर जा रहा है और अब कुछ ही टाइम के अंदर वो ताचिकावा बेस पहुंचने वाला है एंड वहां पहुंचकर वो कमांडर मीना की हेल्प करने वाला है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसी कुरुसु ने बात बोली होती है वैसे उसकी इस बात को सभी लोग सुन लेते हैं। इस बात को मात्सुमोटो सिटी से ओकाता भी सुनता है और इसलिए वो यारू से कहता है लगता है रेनो चिकावा ने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। जो सुनकर यारू कहता है हाँ सही कहा और इसीलिए अब मेरी बारी है। और फिर जैसे यारू ऐसा बोलता है वैसे ओकाता उसके लिए काफी खुश होता है क्योंकि एज ऑफ कोर्स ओकाता ने उन सबको ट्रेनिंग दी है। लेकिन अगले पल ओकाता यारू से कहता है यारू तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना और अपना बेस्ट देना। पर वो जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि यारू का चेहरा थोड़ा सा अजीब हो जाता है। लेकिन ओकाता अपनी बात को जारी रखता है और वो यारू से आगे कहता है यारू तुम और रेनो दोनों ही बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर चुके हो और अब इसीलिए तुम दोनों के अंदर ही वो एबिलिटी है जिस एबिलिटी के दम पर तुम लोग मेगा मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हो। तो चलो यारू दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और फिर ओकाता जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि यारू अपने पंच को तैयार करता है और फिर अगले पल वो जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड उसके ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि उसके आसपास की चीजें सब कुछ बिखर जाती है एंड उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। इसके बाद यारू अपना वेपन उठाता है और उसे लेकर सीधा काइजूस को मारने के लिए भागता है। अगले पल ही यारू एक बिल्डिंग से जंप करके दूसरी बिल्डिंग की ओर जाता है। लेकिन जैसे यारू जंप करके हवा के बीच में होता है वैसे वो नोटिस करता है कि उसके बगल में एक बड़ा सा डाइकाइजू है जो कि देखते देखते यारू पर अटैक कर देता है और इसीलिए ये देखकर यारू काफी शौक रह जाता है। इधर अकीरा भी यारू को देख रही होती है और इसीलिए वो भी चिल्लाते हुए यारू का नाम लेती है यारू बच गए। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यारू पर हमला कर देता है और उसे सीधा जमीन के अंदर घुसा देता है। इस चीज को ओगाता भी वायरलेस के जरिए नोटिस करता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है अरे यार ओगाता को जमीन में घुसेड़ दिया, ये कैसे हो गया। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ओगाता बैठ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेता है। लेकिन इसके ठीक बाद ही हम ये देखते हैं कि कमांडर ओगाता के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं और अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एंड फिर इसके बाद ही वो बोलते हैं कि बेशक से यारू पर हमला हुआ है लेकिन अब पूरे डिफेंस फोर्स के अंदर अगर कोई ऐसा है जो कि पल भर में ही वक्त, हालात और जज्बातों को बदल सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि यारू ही है। और फिर कमांडर ओगाता के ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि यारू तेजी से धुएं से बाहर निकलता है और वो तेजी से मूव करके वहां से साइड में आता है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर जो ऑफिसर यारू को मॉनिटर कर रहा होता है वो वायरलेस के जरिए सबको बताता है कि ट्रूप मेंबर यारू इस टाइम पर एक डाइकाइजू से फाइट कर रहा है और इस टाइम पर उसकी रिलीज फोर्स है 24%। क्या सच में 24%? यार यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या? आखिर कोई 24% वाला ट्रूप मेंबर किसी मेगा मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है? लेकिन इधर बैटलफील्ड के ऊपर हम यारू को देखते हैं जो कि बिना रुके तेजी से अपने सामने के डाइकाइजूस की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन यहीं पर ही यारू का फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यारू कमांडर ओगाता से बैठकर बातें कर रहा होता है। कमांडर ओगाता यारू से कहता है यारू फ्लैश अडेप्टर जानते हो चीज क्या है? असल में तुम ऐसे तीसरे इंसान हो जिसे मैं ये कह सकता हूँ। एक्चुअल में बात यह है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो क्योंकि ठीक मेरी तरह तुम्हारे दिमाग का स्ट्रक्चर भी काफी यूनिक है और इसलिए तुम भी अपनी रिलीज फोर्स को मेंटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन कमांडर ओगाता की इस बात को सुनकर यारू काफी शॉक हो जाता है और वो ओगाता से कहता है क्या सर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ओगाता अपनी बात को जारी रखता है और वो यारू से कहता है हाँ यारू ये बात सच है, तुम अपने रिलीज फोर्स को कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते हो लेकिन हाँ इसकी वजह से तुम्हारे पास एक मेजर एडवांटेज है। बेसिकली इस रीजन की वजह से तुम्हारी जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा रैपिड और एक्सप्लोसिव है। मतलब कि इस वाली सिचुएशन के अंदर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी रिलीज फोर्स को घटा या बढ़ा सकता है और इसीलिए जब भी तुम्हें पावर्स की जरूरत होगी तो तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी रिलीज फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा एंड उस टाइम पर तुम अपने सामने के अपोनेंट से बहुत ही आराम से लड़ पाओगे। लेकिन इस चीज को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत होगी और इसीलिए यारू मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें लड़ने के वो सारे तरीके बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से तुम अपने बैटल के अंदर अपनी रिलीज फोर्स को बड़े आराम से बढ़ा पाओगे। इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम सीधा प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर यारू बहुत ही बड़ा जंप लेता है और वो सीधा अपने सामने के मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और फिर यारू फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर उसे कमांडर ओगाता की बातें याद आती है और उसकी मेमोरीज के अंदर हम ओगाता को देखते हैं जो कि यारू से कहता है कि मैंने इस फाइटिंग स्टाइल को खुद से डेवलप किया था और इस फाइटिंग स्टाइल को मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मैं हिकारी शिनोमिया से आगे निकल सकूं और इसीलिए यारू मुझे बिलीव है कि अगर तुम भी इस फाइटिंग स्टाइल को मास्टर कर लोगे तो तुम रेनो चिकावा को सरपास कर पाओगे। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि यारू तेजी से अटैक
अटैक करता है। एंड इसके अटैक में हम ये देखते हैं कि इस हमले के अंदर यारो अपने गन से कई सारे छोटे छोटे वेपन्स को फायर करता है और इसीलिए वो सारे छोटे छोटे वेपन सीधा उस काइजू की बॉडी में लगते हैं और एक ही बार में ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस काइजू की बॉडी का ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ जाता है। ये देखकर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं एंड वो लोग आपस में कहते हैं, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? आखिर ट्रुप मेंबर यारू की पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्लैश अडेप्टर का यूज कर रहा है? लेकिन फिर ये बोलने के बाद ही जो ऑफिसर यारू की रिलीज फोर्स को चेक कर रहा था वो उसकी रिलीज फोर्स को एक बार फिर से चेक करता है, लेकिन इस बार वो ये देखता है कि यारू की रिलीज फोर्स 88% हो चुकी है। एंड इसीलिए इस रिलीज फोर्स को देखकर वो सबको बताता है कि इस टाइम पर यारू का जो रिलीज फोर्स है वो डिफेंस फोर्स के कमांडर जितना है। और इसीलिए जैसे उगाता इस बात को वायरलेस पर सुनता है वैसे उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है एंड वो यारू के लिए काफी खुश होता है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि इस बात को हारुइची भी सुनता है और इसलिए वो भी कहता है, क्या बात है यारू, लगे रहो, लेकिन हाँ दोस्त, मैं तुमसे पीछे नहीं होने वाला हूँ। और फिर वो जैसे ऐसा बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि वो भी जल्दी से अपने वेपन को उठाता है और अपने सामने के काइजूस के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद ही जैसे वो अटैक करता है वैसे उसके सामने के सारे काइजूस के ऊपर बहुत बड़े बड़े बम के गोले गिरते हैं और देखते देखते वो काइजूस खत्म होने लगते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हारुइची के पास भी एक स्पेशल वेपन होता है और इसे भी हारुइची की एबिलिटी को देखकर बनाया गया होता है। इसके आगे हारुइची अपने वेपन को सीधा आसमान की तरफ करता है और एक ही बार में फायरिंग करता है, जिसके बाद उसके वेपन से जितने भी बम गोले निकलते हैं वो उसके सामने के काइजू के सर पर गिरते हैं। लेकिन अगली पल यारू ये देखता है कि उस काइजू को उसके हमलों से कुछ भी नहीं हुआ है और इसीलिए वो तेजी से भागते हुए बगल में आ जाता है। इसी चीज को ऑपरेशन रूम से एक ऑफिसर मॉनिटर करती है एंड इसीलिए ये देखकर वो कहती है, नहीं, इतनी पावर्स भी इनफ नहीं है, हारुइची को और पावर्स लगानी होगी। लेकिन फिर अगली पल उसकी आंखें काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो ये देखती है कि जिस काइजू पर यारू ने अटैक किया था उसकी बॉडी का कलर देखते देखते बदलने लगता है और वो धीरे धीरे करके अपनी जगह पर रुक जाता है। ये देखकर हारुइची काफी खुश होता है, लेकिन इसके बाद ही वो कहता है कि मैं किकोरू की तरह बहुत ही फास्ट अटैक्स नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं रेनो की तरह बहुत ही तेजी से चीजें सीख सकता हूँ और तो और मैं यारू की तरह अपनी पावर्स को बहुत ही तेजी से बढ़ा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन तब भी मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा ये वाला वेपन है और इस वेपन से मैं तुम सारे काइजूस की छुट्टी कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जिस काइजू पर उसने अटैक किया था उस काइजू की पूरी बॉडी अब स्थिर हो जाती है एंड वो चाह कर भी हिल भी नहीं पाता है और इस टाइम पर उसकी पूरी बॉडी डार्क हो जाती है। इसके बाद ही हारुइची कहता है, आओई, मेरा काम खत्म होता है और अब यहाँ से तुम्हारी बारी। एंड फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि आओई एक बड़े से वेपन को लेकर सीधा उस काइजू के सर पर आता है और अगले पल एक जोरदार फायरिंग करता है एंड उस फायरिंग की वजह से हम ये देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का सर ही फट जाता है और अल्टीमेटली वो डाइकाइजू मारा जाता है। ये देखकर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी काफी खुश होते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, ट्रुप मेंबर हारुइची और आओई ने मिलकर एक मेगा मॉन्स्टर को मार दिया है। इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हासेगावा को देखते हैं जो कि इस टाइम पर सारे डाइकाइजूस के ऊपर आर्टिलरी से अटैक करवा रहा होता है। यहीं पर ही हासेगावा वायरलेस के जरिए कहता है कि जब से हमें ट्रुप मेंबर्स की मदद मिली है तब से हमारे सोल्जर्स को काफी कम नुकसान हो रहा है और अब सिविलियंस की जान को भी कम खतरा है और कहीं ना कहीं हम इन सारे काइजूस को रोक पा रहे हैं। लेकिन अगर रीएनफोर्समेंट नहीं आते तो हमें इन सबको रोकने में बहुत मुश्किल होती। और असल में इस टाइम पर हासेगावा रेनोचिकावा, इहारू, आओई, हारुइची और बाकी सबकी बात कर रहा है एंड इसीलिए वो आगे कहता है, तो आखिर ये है थर्ड यूनिट के नेक्स्ट जनरेशन। सच में इन सबका कोई जवाब नहीं। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे सोल्जर्स काफी कैपेबल है, लेकिन तब भी ये सारे डाइकाइजू नंबर्स में बहुत ज्यादा है। एंड फिर इसके बाद हम सीधा इहारू को देखते हैं जिसके सामने इस टाइम पर बहुत सारे डाइकाइजू आ जाते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद हम नारुमी को देखते हैं जिससे कि हासेगावा इस टाइम पर बात कर रहा था और इसीलिए हासेगावा की इन सारी बातों को सुनकर नारुमी वायरलेस के जरिए उससे कहता है, हासेगावा, तुम बिल्कुल सही हो, ये सारे डाइकाइजू नंबर्स में बहुत ज्यादा है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि अगर हम इन सारे डाइकाइजू को हरा भी दे तब भी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी क्योंकि इन सबको हराने के बाद हमें सामना करना होगा काइजू नंबर 9 का। लेकिन तुम जानते हो हासेगावा, मुझे एक बहुत ही बड़ी बात पता चली है। ये सुनकर हासेगावा थोड़ा सा हैरान रहता है और वो नारुमी से कहता है, नई बात पता लगी है? क्या बात है नारुमी, बताओ मुझे। एंड फिर इसके ठीक बाद हम नारुमी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर काइजू नंबर 1 के रेटिना को यूज कर रहा होता है और अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने के सारे डाइकाइजूस को देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए वो हासेगावा से कहता है, हासेगावा, असल में इन सारे डाइकाइजूस के अंदर अपना दिमाग नहीं है और ये सबके सब माइंडलेस काइजू है, लेकिन इन सबको कोई बाहर से सिग्नल दे रहा है और सिग्नल देकर कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 है। इसीलिए अगर हम काइजू नंबर 9 को हरा दें तो समझो ये सारे डाइकाइजू भी किसी काम के नहीं रहेंगे। ये सब बोलने के बाद नारुमी हासेगावा से आगे कहता है, हासेगावा, हमारे ट्रुप मेंबर्स ने इन सारे डाइकाइजू को यहाँ पर संभाल कर रखा है और इसीलिए इसी मौके का फायदा उठाकर मैं सीधा इनके कमांडर को मारूंगा, यानी कि काइजू नंबर 9 को, क्योंकि उसे खत्म करने के बाद ही ये सारे काइजूस भी खत्म हो जाएंगे। पर ये सुनकर ही हासेगावा नारुमी से कहता है, नारुमी, अगर तुम काइजू नंबर 9 को नहीं मार पाए तो? और नारुमी जैसी हासेगावा की इस बात को सुनता है वैसे वो कहता है, हासेगावा, अगर ऐसा होता है तो समझो टोक्यो खत्म हो जाएगा और सिर्फ टोक्यो ही नहीं बल्कि उसने जैसा कहा था वैसे वो पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लेगा और उसके बाद वो हम ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा और मेरे रहते वो मीना को कभी नहीं खा पाएगा क्योंकि उससे पहले ही मैं नंबर 9 को जान से मार दूंगा। सो दोस्तों, यहाँ पर कमांडर नारुमी ने इन सारे काइजूस को हराने का तरीका ढूंढ लिया है एंड वो ये समझ गया है कि ये सारे डाइकाइजू नंबर 9 से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अगर उसे खत्म कर दिया जाए और अल्टीमेटली ये सब भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन एज वी ऑल नो, नंबर 9 को हराना कोई आसान बात नहीं है। तो क्या दोस्तों कमांडर नारुमी नंबर 9 को हरा पाएगा? क्या काफका जो कि मीना को नंबर 9 से बचाने गया वो उसे बचा पाएगा? क्या ये सब लोग मिलकर ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे या फिर अब काइजू नंबर 9 पूरी ह्यूमैनिटी को मिटा देगा? अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको हमारे साथ इसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा और अगला पार्ट भी आप सबके लिए बहुत ही जल्दी आ जाएगा। इसीलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है,
कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना है। मैं जल्दी इसके अगले पार्ट को लेकर लौटूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।